बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप एनर्जी इकनॉमिक्स का चैप्टर 26 पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में आप न्यूक्लियर पावर को पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पावर प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूरेनियम मेटल है और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी मौजूद है और जिसको हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तारीख़ को पढ़ते हैं। 1896 में एंटवान हेनरी बेकरल उन्होंने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि यूरेनियम मेटल से रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन शुरू हो गए हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन हो रहा है। न्यूक्लियर फिशन का मतलब ये है कि जब एक एटम वो टूट जाए और उस दौरान उससे दो या दो से ज़्यादा एटम्स बने छोटे, तो इसको न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है और उस दौरान एनर्जी भी रिलीज़ होती है। फिर 1902 में मरी और जो पेरी क्यूरी है, उन्होंने रेडियो एक्टिव मेटल को आइसोलेट किया, दरियाफ़्त किया, जिसको रेडियम कहा जाता है। इसके 3 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना एक थ्योरी पेश किया, एक नज़रिया पेश किया। उसका थ्योरी था स्पेशल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टाइन ने दावा किया कि मास और एनर्जी ये दोनों एक चीज़ के दो मुख्तलिफ हालतें हैं। इसका मतलब ये है कि आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने ये फार्मूला पेश किया कि एनर्जी इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई स्पीड, mc²। अगर आप एक मास को इतना स्पीड दे दें तो वो एनर्जी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी का उन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू पेश किया था। तो आइंस्टाइन के मुताबिक हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब हम इस तरह करेंगे तो इससे हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हासिल करेंगे। तो फिर इस सदी के दूसरे दहाई में एक मेजर स्टेप ये लिया गया कि रदरफोर्ड और नील बोहर ने एटम का स्ट्रक्चर वो सही तौर पर डिस्क्राइब किया और उन्होंने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, उस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मदारों में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो साइंसदान ने ये कंक्लूड किया कि ये न्यूक्लियस ही होता है, जिसको अगर हम स्प्लिट करें, उसको हम तोड़ दें, तो इससे हम न्यूक्लियर एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और ऑलरेडी न्यूक्लियर नाम है, न्यूक्लियस से ताल्लुक़ रखता है। फिर 1934 में इटालियन फिजिसिस्ट था एनरिको फर्मी। उसने क्या किया, उसने हेवी एटम्स पर न्यूट्रॉन्स वो छोड़ दिए। तो जब न्यूट्रॉन्स ने उस एटम्स को हिट किया तो उस दौरान वो न्यूक्लियर फिशन हुआ और उसने ये रियलाइज़ नहीं किया कि न्यूक्लियर फिशन हो चुका है। फिर दिसंबर 1938 में ऑटो हान एंड फ्रिस स्ट्रासमन बर्लिन में इसी तरह ही तजर्बा किया इन दोनों साइंसदानों ने यूरेनियम के साथ, और उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड शेकिंग अचीवमेंट हासिल की और उन्होंने देखा कि ये जो यूरेनियम एटम था ये दो स्मॉल न्यू एटम्स में टूट गया और इस दौरान एनर्जी रिलीज़ हुई और इसी प्रोसेस को उसने न्यूक्लियर फिशन कहा। तो इन क्रिएटिंग 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम 1 यूरेनियम न्यूक्लियस दे हैड ट्रांसफॉर्म पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मास इनटू एनर्जी। जब उसने एक यूरेनियम से 2 एटम्स बना ले और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बना ले, तो उस दौरान उसने काफ़ी एनर्जी हासिल की। और ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन के नज़रिए के बाद 33 साल बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उनकी ये बात सही साबित हुई। फिर एक हंगेरियन यहूदी था जो कि बर्लिन में उन्होंने तालीम हासिल की। 1933 में लंदन गया था, फिर 1936 में अमेरिका आया और वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की या खिदमत की, टीचिंग की। उसने यूके में फिशन प्रोसेस पर तालीम हासिल की थी और फिर फर्मी के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम किया था। उसने आइंस्टाइन को ये कन्विंस किया कि जर्मन्स जो है ना वो एटम बम बना रहे हैं, लिहाजा आप ये प्रोग्राम शुरू करें। तो इसी वजह से आइंस्टाइन और सीलार्ड, ये दो साइंसदान थे, उन्होंने अमेरिका के सदर को फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को ख़त लिखा कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहिए और एटॉमिक बम हमें बनाना चाहिए। तो ये ख़त आप देख लें। और फिर अगस्त
1939 में तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को ख़त लिखा और उसने ये कहा कि 4 माह में ये मालूम हो चुका है थ्रू द वर्क ऑफ जोलियट इन फ्रांस एज वेल एज फोमी एंड सीलार्ड इन अमेरिका। तो फ्रांस के जोलियट और इसी तरह अमेरिका के जो 2 साइंसदान हैं फोमी और सीलार्ड, तो उनके वर्क से ये साबित हो चुका है कि हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की मदद से यूरेनियम से काफ़ी ज़्यादा तवानाई हासिल कर सकते हैं। तो लार्ज मास ऑफ यूरेनियम में हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू कर सकते हैं, जो कि सेट ऑफ रिएक्शन शुरू होता है यूरेनियम में। और ये जो न्यू फिनोमेनन है वो हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बम की तरफ वो लीड कर सकते हैं, यानी हम उससे बम भी तैयार कर सकते हैं, एटॉमिक बम। और ये जो बम होगा ये इतना पावरफुल होगा कि अगर हम उसको किश्ती में ले जाए और हम इससे एक बंदरगाह भी तबाह कर सकते हैं और उसके आसपास जो इलाका है उसको हम तबाह कर सकते हैं। तो उसने रोजवेल्ट को कहा कि हमने इस प्रोग्राम पर काम शुरू करना है विदाउट डिले। लेकिन बाद में आइंस्टाइन को इस पर बहुत दुख हुआ, जो कि उसने अपना किरदार अदा किया सच डिस्ट्रक्टिव वेपन की तैयारी में। उसने एक दूसरे साइंसदान थे लाइनस पॉलिंग को कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की जब मैंने उस ख़त पर दस्तखत किया जो कि हमने प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को भेजा था और उनको ये तजवीज़ दी कि आप भी एटॉमिक बम वो उस पर काम शुरू करें। जब रोजवेल्ट को ये ख़त मौसूल हुआ तो उसने तो यूएस साइंसदानों को ये यकीन था कि जो जर्मनी के जो नाज़ी गवर्नमेंट है वो उससे आगे है और इस बम पर की तैयारी में वो काम कर रहे हैं। तो रोजवेल्ट ने आर्डर जारी किया कि उसके लिए पूरी एक्शन दरकार है और आप इस पर काम शुरू करें। तो अगले 6 माह साइंसदान, इंजीनियर्स, जनरल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मुश्तरका तौर पर काम शुरू किया और एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। और ये एक बड़ा इंटरप्राइज था और इसके ज़रिए से वो बम की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। तकरीबन हुकूमत ने $2 बिलियन पर ख़र्च किए और 1,30,000 लोग इसमें काम कर रहे थे। स्पेशल रिसर्च लेबॉरेटरीज तैयार कर रहे थे, साइंटिस्ट वो हायर कर रहे थे, इंजीनियर्स। और 37 इंस्टॉलेशन उन्होंने 19 रियासतों में कैम किए और इस तरह कनाडा में। तो हम कहेंगे कि ये काम बड़े सतह पर जारी था, लेकिन फिर भी ये राज था और कुछ साइंसदानों को मालूम था, कुछ जनरल्स को और बाकी लोग इससे ना ख़बर थे। वो काम में मशगूल थे लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हम किस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं। फिर दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। एक तरफ यूरोप था और अमेरिका, दूसरी तरफ जर्मनी और जापान था। तो अमेरिका ने क्या किया, बम तैयार किया और अगस्त 6, 1945 में पहला धमाका किया। उन्होंने एक जहाज़ जिसको एनोला गे कहा जाता है उसमें उन्होंने बम ले गए जापान को और उन्होंने अपना पहला बम गिराया हिरोशिमा पर। और इस बम की इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से तकरीबन 1,40,000 लोग मर गए। इसी तरह दूसरा बम उन्होंने जापानीज़ सिटी जो दूसरा शहर है नागासाकी उस पर फेंका अगस्त 1995 को। और ये जो बम था ये अपने टारगेट से 1 मील दूर गिरा, लेकिन फिर भी उसने तकरीबन 75,000 लोगों को मार दिया। तो अमेरिका का एक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उमर एन ब्रैडली, उन्होंने कहा कि हमारे पास साइंसदान बहुत ज़्यादा है लेकिन खुदा से डरने वाले बहुत कम है। हमने एटम के जो अजैबात है और जो सीक्रेट्स है उसको जाना, लेकिन हमने रूहानी जो इल्म है उसको रिजेक्ट किया। हमने ताकत हासिल की विदाउट विजडम, हमने तरक्की हासिल की लेकिन वहाँ पर अकल नहीं है। और हमारे पास पावर है लेकिन कॉन्शियस नहीं है। हमारे दुनिया में न्यूक्लियर जायंट्स है जो कि पावरफुल है, लेकिन अखलाकी तौर पर हम बच्चे हैं, अच्छे और बुरे में हम तमीज़ नहीं कर सकते। हम जंग के बारे में ज़्यादा जानते हैं और फीस के बारे में नहीं जानते। हम लोगों को मारने के हवाले से बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के हवाले से हमारी मालूमात बहुत थोड़ी है। तो ये उनका कहना था और ये आप देख सकते हैं ये मनाज़िर के काफ़ी खौफनाक और ख़तरनाक है और काफ़ी अफसोसनाक वाक़यात हुए थे जब अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे जापान पर और उस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए, 1,40,000 और प्लस 75,000। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान था।
जहाँ पर आपको मुश्किल हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।